के क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं जो पेटी कैश से रिलेटेड है। अगर आप ये सवाल देखो, कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द टर्म पेटी कैश। क्वेश्चन नंबर 2.29 में कह रहे हैं कि बताओ इनमें से कौन से अमाउंट पेटी कैश को डिफाइन करती है, डिस्क्राइब करती है। ऑप्शन ए में कह रहे हैं स्मॉल पेमेंट्स इन कैश नॉट डेल्ट विद थ्रू द बिजनेस बैंक अकाउंट। बिल्कुल सही बात है, वो जो छोटी छोटी स्मॉल पेमेंट्स होती है जिनका बैंक अकाउंट से जो डील नहीं होती है वो पेटी कैश में डील होती है। यस, मुझे तो ऑप्शन ए सही लगा। एनीवेज हम बी, सी और डी भी पढ़ते हैं और देखते हैं कि वो क्यों नहीं है, पेटी कैश की टर्म में क्यों नहीं आते। तो बी में कह रहा है स्मॉल फ्लोट असेसिबल बाय ऑल मेंबर्स ऑफ स्टाफ फॉर माइनर एक्सपेंडिचर। क्या उसको सारे लोग एक्सेस कर सकते हैं? नहीं जी, ये तो पेटी कैशियर, इसको उसके कंट्रोल में होती है चीज। यूज टू रिइंबर्स एम्प्लॉयज फॉर एक्सपेंडिचर अंडरटेकन फॉर बिजनेस पर्पसेस। तो ये भी है, ये भी सही है कि पेटी कैश हम पेमेंट करते हैं लेकिन वो तो पेमेंट होती है, रिइंबर्समेंट कहेगा। क्वेश्चन में क्या बोला था कि पेटी कैश को कौन सी चीज डिफाइन करती है, तो पेटी कैश स्मॉल पेमेंट्स को कहा जाता है। ऑप्शन सी भी सही है। अगर अब ये पूछा था कि पेटी कैश यूज क्यों होता है तो हम बोलते हैं ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। लेकिन एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस क्वेश्चन कि हमें पेटी कैश टर्म को डिफाइन करना है, तो पेटी कैश टर्म को जो डिफाइन करता है दैट इज ऑप्शन ए। और डी में कह रहा है कि एक्सपेंडिचर नॉट सब्जेक्ट टू लिमिट्स, कि यार कोई एक्सपेंडिचर जिसकी कोई लिमिट नहीं है उसके लिए पेटी कैश होता है, ऐसा नहीं है भाई। तो 2.29 में जो पेटी कैश को बेस्ट एक्सप्लेन कर रहा है वो स्टेटमेंट ए है। क्वेश्चन नंबर 2.30 की अगर हम बात करें, कह रहे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ अ पेमेंट विच कुड बी मेड आउट ऑफ पेटी कैश। द पेटी कैश फ्लोट इज 100। फ्लोट का मतलब है ना, पेटी कैश फंड कितना लेकर चल रहा है बिजनेस, 100 का लेकर चल रहा है। तो बताओ इनमें से कौन सी ऐसी अमाउंट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ अ पेमेंट, कौन सी ऐसी पेमेंट है जो कि कहां से की जा सकती है, पेटी कैश में से की जा सकती है। जी बिल्कुल सही, आप लोगों के आंसर्स मैंने देख लिए, आपके आंसर्स मैंने चैट बॉक्स में देख लिए। तो 2.30 का करेक्ट ऑप्शन जो है दैट इज डी। बाकी भी पढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं बाकी क्यों नहीं की जा सकती। कह रहा है पेमेंट ऑफ एन एम्प्लॉयज पार्किंग फाइन वाइज ऑन अ कंपनी बिजनेस, कि एक कंपनी बिजनेस के लिए वो गया हुआ था, वहां पे उसके जो फाइन पे किया, यार वो तो उसने खुद पे किया होगा, ये वापसी आएगा तो उसको रिम्बर्स करेंगे, आज हम थोड़ी पेटी कैश से पेमेंट करेंगे। और ये रीजन भी होनी चाहिए कि क्या वो वाकई बिजनेस का एक्सपेंस है, ये तो एम्प्लॉय ने पार्किंग फाइन पे किया ना, तो एम्प्लॉय ने पार्किंग फाइन पे किया, क्या वो सही किया या गलत हमें तो नहीं पता कि पार्किंग सही की थी या नहीं की थी। तो अगर ये वाकई बिजनेस पर्पजेस के लिए होता तो मैं ये लेता, लेकिन हम नहीं ले सकते फिलहाल। और देखो ऐसे ऑप्शंस में ना जहाँ पे आपका पेटी कैश ही कितना है, 100 का है, तो वहां पे आप नॉर्मली जब आपकी पेटी कैश की अमाउंट ही सिर्फ $100 की आपको बताई भी है, तो आपसे बोला कि बताओ इनमें से कौन सी अमाउंट पेटी कैश से पे हो सकती है, तो आप ऐसे क्वेश्चंस में मिनिमम अमाउंट देखा करो किस ऑप्शन में, तो वो आपका नॉर्मली ऑप्शन का आंसर होता है, उस क्वेश्चन का आंसर होता है। बाकी ऑप्शन देखो कि परचेज ऑफ अ कंक्रीट मिक्सर, तो भाई कंक्रीट मिक्सर एक सप्लायर से खरीदा जाएगा, मेन अकाउंट से पेमेंट होगी, उसके लिए पेटी कैश से पेमेंट नहीं जाएगी। आगे कह रहा था फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ अ लीज एग्रीमेंट, लीज एग्रीमेंट की जो पेमेंट्स होती हैं भाई वो नॉर्मल अकाउंट से होती हैं, नॉर्मल कैश या बैंक अकाउंट से होती हैं, पेटी कैश से थोड़ी ना होती हैं। और डी में कह रहा है परचेज ऑफ पोस्टेज स्टैम्प, हाँ अगर एक छोटी सी स्टैम्प खरीदनी हो जो कि $7.5 या $8 की हो, तो उसके लिए जो पैसा है वो पेटी कैश से पे ऑफ किया जा सकता है। यस, करेक्ट ऑप्शन इज डी। क्वेश्चन नंबर 2.31 में कह रहा है अ पेटी कैश इंप्रेस सिस्टम में कितने अमाउंट है, 500। अ स्पॉट चेक बाय द अथॉरिटी ऑडिटर्स ऑफ द पेटी कैश रिवील्ड, यानी कि जो पेटी कैश को डील करता है उसको ये पता चला कैश इन हैंड ऑफ 45, इन एडिशन वैलिड वाउचर टू द वैल्यू ऑफ 395। याद है वाउचर कब बनाए जाते हैं, वाउचर बनाए जाते हैं उन एक्सपेंसेस के लिए जिनके लिए इनवॉइस ना हो। ये हमने ऊपर जब बैंकिंग थ्योरी से रिलेटेड ऑथराइजिंग एंड मेकिंग पेमेंट्स का चैप्टर भी हमने पढ़ा था, वहां पे हमने ये चीज पढ़ी थी कि अगर किसी एक्सपेंस करना हो और इनवॉइस मौजूद ना हो तो उसकी पेमेंट जब की जाती है तो उसके लिए वाउचर रखा जाता है। तो उसको पता चला कि ओपनिंग बैलेंस इसका 45 है, कैश इन हैंड जनाब कितना है, 45 है, और कह रहे कि वैलिड वाउचर यानी कि हम कुछ खर्चे किए हैं, कुछ एक्सपेंसेस किए हैं, वो 395 के हैं, वर प्रोड्यूस बाय द कैशियर। हाउ मच कैश इज मिसिंग, कितना कैश मिसिंग है भाई। आप देख लो, 500 रुपए अगर इंप्रेस सिस्टम है जिसमें से 45 रुपए आपकी जेब में मौजूद हैं और 395 रुपए के ऐसे खर्चे जिसका ट्रैक रिकॉर्ड आपके पास है कि ये सही खर्चे हुए हैं, तो आप देख लो सिंपल कितना कैश मिसिंग है आपके पास, जो डिफरेंशियल अमाउंट आएगा 60 का, सो वो कैश मिसिंग है आपका। तो ऑप्शन हो गया आपका ए। क्वेश्चन नंबर 2.32 में कह रहा है कि यूर कंपनी हैज अ पेटी कैश इंप्रेस सिस्टम ऑफ 750। इंप्रेस सिस्टम अमाउंट कितने लेकर चल रहे हैं, 750 की। दिस इज टू बी इंक्रीज टू 800। एट द एंड ऑफ द मंथ द कैश इन हैंड वाज 57 एंड द receipts एंड वाउचर टोटल 673। In addition, the cash box contained an IOU from a member of staff for 20. How much cash is withdrawn from the bank to restore and increase the interest? जरा लो एक 2 मिनट सॉल्व करो। तो स्टूडेंट ये जो क्वेश्चन 2.32 है ये हमारे कॉन्सेप्ट से आया है जो हम ऊपर शुरू में पढ़ गए थे, एम्प्रेस सिस्टम का और एम्प्रेस्ड अमाउंट का पढ़ के आए थे। इम्प्रेस्ड अमाउंट नॉर्मली अभी एक मंथ की कितनी चल रही है इनकी, वो आपको बताया कि फिलहाल 750 है।
फिर वो आपका बैलेंस इन हैंड भी बताया हुआ है और साथ में आईओयू भी बताया हुआ है, और फिर कह रहे हैं कि कैश रिसीव रिप्लेनिशमेंट की अमाउंट है जो बिजनेस के बैंक अकाउंट से जानी चाहिए। लेकिन अब इसमें 2 काम होंगे, एक तो बिजनेस अपनी पुरानी वाली अमाउंट को पूरा करेगा, 750 तक जाएगा, प्लस इसको अपना इंप्रेस सिस्टम भी 800 तक लेकर जाना है। यानी कि अगर मैं इस सारी चीज़ को उठा के यही फ़ॉर्मूलाज़ को वहाँ पे दोबारा लिख के इन फ़ॉर्मूलाज़ की बेस पे आपको अगर आपको समझाऊँ तो आपको ईज़िली बात समझ में आएगी कि हमने पढ़ा था कि रिप्लेनिशमेंट इम्प्रेस्ड अमाउंट कैसे निकलती है। हमने पढ़ा था इम्प्रेस्ड अमाउंट कैसे निकलती है। ज़रा ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले इनको ज़रा देखो। ये अल्लाह भला करे अभी आपका 750 की इम्प्रेस्ड अमाउंट है टोटल, और उसमें से कह रहा है ये फिलहाल ये जो बात लिखी है ना, दिस इज टू बी इंक्रीज बाय 800, ये अभी हम बाद में डील करेंगे। अभी 750 को 800 तक लेके जाना है, वो बात की बात है। फिलहाल जो चल रही 750, उसमें कैश है इन हैंड कितना पड़ा हुआ है वो आपको बताया हुआ है 57 का। और अगर आप बात करो कि आईओयू कितना है जी, आपका आईओयू आपका दिया हुआ है 20 का, और कह रहा है कि जो 573 का टोटल खर्चा आपको बता रहा है। वाउचर टोटल कितने के? 573 के। तो आप देखो, आपने 750 में से ये 2 चीजें एक्सपेंसेस किए, एक तो कैश इन हैंड है, दूसरा आईओयू आपने जो लोगों से पैसे वापस लेना है, प्लस यहाँ पे वो अमाउंट आएगी जो कैश रिसीव करना है, जो कैश रिसीव फ्रॉम बिजनेस बैंक अकाउंट करना है। तो इन दोनों की अगर आप देखो, मुझे यहाँ पे कितनी अमाउंट एडअप करवाऊं कि मैं 750 तक पहुंच जाऊं? जी, कितनी अमाउंट एडअप करवाऊं यहाँ पे? अब आप देखें यहाँ पे जो बिजनेस एक्सपेंस से जो जो बिजनेस के कैश अकाउंट से पैसा आना चाहिए वो 673 का आना चाहिए। ये तीनों अमाउंट ऐड होके तो 750 बनता है। अब अगली बात सुनो, अब मैं रीइंबर्समेंट कितनी करूं? ये देखो, ये टोटल वाउचर जो टोटल खर्चे है ना, ये तो 673 का है, जैसे हमने 673 को ब्रेक किया था। लेकिन फिर हमने कहा था कि अगर वाउचर वगैरह टोटल एक्सपेंस 673 का हो गया, इसमें 20 आईओयू है जो बिजनेस के कैश से, ये तो हमें एम्प्लॉयज वापस करेंगे। ये तो 20 रुपए तो हमें एम्प्लॉयज वापस करेंगे। ये जो 20 है ये हमें, ये आईओयू है, ये हमें एम्प्लॉयज वापस करेंगे। बाकी 673 में से अगर हम 20 निकाल दें तो बचा बाकी 653 रुपए। तो मुझे यहाँ पे जो कैश रिसीव, जो हमें बिजनेस के अकाउंट से जो कैश से पैसा डालना है वो 653 का डालना है। और साथ के साथ में 50 रुपए हम एक्स्ट्रा बढ़ाएंगे फ्लोट के। तो अगर आप इन दोनों का एडअप करो, 653 प्लस 50, ये आपके पास आ जाएगी 703 की अमाउंट, और 20 रुपए वापसी वो जो एम्प्लॉय से वापस मिलने उसको एडअप कर दो। सो इफेक्टिवली ये 723 रुपीज की अमाउंट आ जाएगी आपके पास। सो यहाँ पे रिक्वायरमेंट में अगर आप देखो, कह रहा है हाउ मच इज द विड्रॉन फ्रॉम बैंक टू रिस्टोर, पहली रिक्वायरमेंट, एंड टू इंक्रीज द इम्प्रेस सिस्टम। रिस्टोर करने के लिए 653 आएंगे, 50 रुपए वो बढ़ाने के लिए, और 20 रुपए जो एम्प्लॉय से लेके वापसी डालेंगे, तो मिल मिला के इम्प्रेस्ड में जो रिम्बर्समेंट होगी वो 723 रुपए से होगी। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन आपका इस सवाल का बन गया ए। 2.33 में अगर हम बात करें, ओके, क्वेश्चन नंबर 2.33 में अगर हम बात करें तो हमें कह रहा है कि अ पेटी कैश इज मेड, अ पेटी कैश परचेज इज मेड कॉस्टिंग $79.20 इंक्लूसिव ऑफ वैट एट 20%। इंक्लूसिव अमाउंट किसे कहते हैं? ग्रॉस अमाउंट को या नेट अमाउंट को? जी, ग्रॉस अमाउंट को। ये वो अमाउंट होती है जिसमें टैक्स शामिल होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग एंट्रीज इज करेक्ट? परचेज करते वक्त का जो वैट होता है वो इनपुट वैट होता है। परचेज करते वक्त का जो वैट होता है वो इनपुट वैट होता है, और इनपुट वैट को किस साइड पर रिकॉर्ड किया जाता है? डेबिट साइड पे। तो 2.33 का करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ? अगर 79.20 एक ग्रॉस अमाउंट है और टैक्स रेट नॉर्मली हमारा चल रहा होता है 117.5%, तो दिस अमाउंट टू बी डिवाइड बाय द ग्रॉस अमाउंट परसेंटेज इनटू 100% नेट अमाउंट आ जाएगी। अगर इसके मुताबिक हम इसको सॉल्व करें, तो यहाँ पे कैलकुलेशन करते वक्त देखो, अगर रेट ना दिया हो तो 117.5 लेना है, लेकिन यहाँ पे टैक्स रेट आपको 20% बताया हुआ है। सो यहाँ पे हमारी जो कैलकुलेशंस होंगी वो किस बेस पे होंगी? अगर ये 20% है और ये ग्रॉस अमाउंट है, तो ग्रॉस अमाउंट की परसेंट कितनी हो जाएगी? 120%। यानी कि जो 79.20 की अमाउंट दी हुई है, ग्रॉस परसेंटेज इसकी 120%,
तो 179.2 डिवाइडेड बाय 120% इंटू 100%, तो ये 66। और परचेज की एंट्री क्या बनती है? परचेज को डेबिट किया जाता है बाय 66, कैश आपने पे किया, कैश क्रेडिट किया आपने 79.20 से, और जो परचेज करते वक्त का वैट है वो इनपुट वैट होता है, या सेल टैक्स भी लिख सकते हो, सेल टैक्स डेबिट हुआ, इन दोनों का डिफरेंस। तो इन दोनों का डिफरेंस आपके पास कितनी अमाउंट आ गई? आपके पास आ गई, अल्लाह भला करे, 13.2। तो परचेजेस को एक्सपेंसेस भी लिख सकते हैं, क्योंकि खरीदना इज एन एक्सपेंस। तो एक्सपेंस डेबिट, इनपुट वैट या सेल टैक्स डेबिट और कैश क्रेडिट। यस, आप लोगों का आंसर बिल्कुल सही था, 2.33, करेक्ट ऑप्शन इज ए। ठीक है जी, बात समझ में आ गई कैसे किया ये? आगे बढ़ते हैं। 2.34 में हमें कह रहा है 2.34 में हमें कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स विल नॉट अपेयर ऑन अ पेटी कैश वाउचर। पेटी कैश वाउचर में से इनमें से कौन सी चीज अपेयर नहीं होगी? तो इसमें ऑप्शन ए देखो, पर्पस ऑफ द एक्सपेंडिचर एंड डिटेल, ये तो बहुत जरूरी है दिखाना। नेम एंड सिग्नेचर ऑफ पेटी कैशियर, देखो वो पेटी कैश वाउचर की बात कर रहा है। वाउचर का मतलब कि वो डॉक्यूमेंट जिसपे एक्सपेंस बना के दे रहा है हमें। जैसे आता है ना यार, एक एम्प्लॉय कहता है यार मैंने ये कल ट्रैवलिंग की थी, मुझे ये पैसे दे दो, तो आप उसको डायरेक्ट पैसे नहीं उठा के दे दोगे, आप उसको दोगे एक वाउचर, चल बेटा ये वाउचर जरा फिल कर। वो वाउचर फिल करके आपको देगा, आप उसको अपने पास रखोगे, और आप जब पेमेंट करोगे उस वाउचर को स्टेपल कर दोगे साथ में यहाँ पे ऐसे। सही है? तो वाउचर किसे कहा जाता है? जब आप कोई पेमेंट करते हो, तो पेमेंट करते वक्त आप सामने वाले से एक डॉक्यूमेंट फिल करवाते हो, वो वाउचर होता है, एक्सपेंस वाउचर। सही है? तो हर एक्सपेंस के लिए वो वाउचर्स को फिलअप किया जाता है। तो कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स विल नॉट अपेयर ऑन अ पेटी कैश वाउचर पे क्या चीज अपेयर नहीं होगी? जी, पर्पस एंड एक्सपेंडिचर एंड डिटेल तो लिखी होगी, पर्पस ऑफ एक्सपेंडिचर एंड डिटेल तो लिखी होगी। नेम एंड सिग्नेचर ऑफ पेटी कैशियर, पेटी कैशियर का वहां साइन होना जरूरी नहीं है। वाउचर पे कौन साइन करेगा? हु इज फिलिंग वाउचर, हु इज फिलिंग वाउचर, हु इज फिलिंग वाउचर, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और हु इज क्लेमिंग एक्सपेंस, कि जो वो खर्चा मांग रहा है हमसे उसका साइन होगा, पेटी कैशियर का साइन थोड़ी ना होगा वहां पे। सी में क्या कह रहा है? नेम एंड सिग्नेचर ऑफ रेसिपिएंट, यस इसका होगा। रेसिपिएंट मतलब जो एक्सपेंस क्लेम कर रहा है उसका साइन तो होगा। नेम एंड सिग्नेचर ऑफ द पर्सन ऑथराइजिंग पेमेंट, जो ऑथराइज कर रहा है उसका भी होगा। पेटी कैशियर को होना जरूरी नहीं है। अब देखो ऑथराइजेशन का क्या मतलब हुआ। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का बंदा आ गया कि भाई मेरा एक्सपेंस भर दो, तो मैं बोलूंगा जाओ अपने पहले प्रोडक्शन मैनेजर से ये ऑथराइज तो करवा के लाओ, उसके साइन करा के लाओ अपने वाउचर पे। अगर तुम्हारा प्रोडक्शन मैनेजर तुम्हारे वाउचर पे साइन कर दे, मैं पेटी कैशियर हूं तो ठीक है, मैं तुम्हें पेमेंट कर दूंगा। मैं उस वाउचर पे साइन करने खुद नहीं बैठूंगा, बल्कि जो बंदा मेरे पास आ रहा है मैं बोलूंगा अपने बॉस से ये करवा के लाओ, फिर मैं आपको पैसे देता हूँ। पेटी कैशियर का साइन इज नॉट नेसेसरी ऑन दी वाउचर। सही है जी यहाँ पे? तो बी इज द करेक्ट आंसर।